चलिए सर, अब हम लोग सेक्शन 5 डिस्कस कर लेते हैं। सर इस पेज पे कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में। सेक्शन 5 क्या है? बेसिकली स्टेटस अब हमें पता चल चुका कि आप एक इंडिविजुअल है और आपका स्टेटस क्या हो सकता है, ROR, RNOR या फिर लास्ट NR, राइट। हम अब जो भी बात करेंगे इंडिविजुअल को फोकस रख के बात करेंगे, राइट। कि सर एक इंडिविजुअल का एग्जाम में क्वेश्चन है, उसके पास काफी सारी इनकम दे रखी है, अब ये डिसाइड करना है कि वो इनकम टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी। उसमें से कुछ इनकम उसकी इंडिया में है और कुछ इनकम उसको इंडिया के बाहर से हुई है, ठीक। इनकम इंडिया से हुई, वो रिसीव बाहर हुई, या फिर बाहर बिजनेस है, उसका पैसा इंडिया में रिसीव हुआ। तुम बाहर जॉब करते हो लेकिन उसकी सैलरी इंडिया में रिसीव करते हो, बाहर की कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा रखे हो, वहां से डिविडेंड इंडिया में रिसीव करते हो। इस तरीके के क्रॉस कंट्री ट्रांजैक्शंस आपको हो रहे हैं। स्टेटस पता चल चुका है आपका। अब इस क्रॉस कंट्री जो आपके इनकम हो रहे हैं वेरियस, अब उनको टैक्सेबल करना है या नहीं करना है, अब आपके स्टेटस पे डिपेंड करेगा, राइट। सर आपका स्टेटस 3 कॉलम में जाएगा, या तो आप ROR बनेंगे या RNOR, और या लास्ट आपका स्टेटस क्या होगा, NR होगा। अब आपकी इनकम टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी वो कौन बताएगा? सेक्शन 5। ये ध्यान रखना, स्कोप ऑफ टोटल इनकम बोलते हैं इसको। आप पर कोई इनकम, आपके पास इनकम है, वो टैक्सेबल होगी कि नहीं, टैक्स इंसिडेंस आएगा कि नहीं आपकी उस इनकम पर, तो वही बात यहां लिखी हुई है, टैक्स इंसिडेंस। सर पेज नंबर 4.9 पे जो भी बात लिखी हुई है यहाँ पे, वो सब आपको पेज नंबर 4.10 पे टेबल पे मिलेगा। रिवीजन के टाइम पे आपको क्या करना है, इग्नोर पेज नंबर 4.9 एंड रेफर टेबल एट पेज नंबर 4.10। नेक्स्ट पेज पर टेबल आपको रेफर करना है, ये ध्यान रखना है। जो भी बात यहां लिखी हुई है वो सारी बातें अगले पेज पर टेबल के थ्रू आपको रिवाइज करा दी जा रही है। एग्जाम्स में रिवीजन करने की नौबत ही नहीं आई। सर इतना क्लास में प्रैक्टिस हो जाएगा, होमवर्क में प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपको ये टेबल भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी सर कुछ तो पढ़ के जाएंगे, तो आप टेबल पढ़ के जाएंगे। कोई थियरी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है सेक्शन 5 से। जो यहाँ लिखी हुई है उसको हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हेल्प करना है, हेल्प लेना है उससे। नो थियरी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पेज, नो थियरी क्वेश्चन। बट यहां जो कॉन्सेप्ट लिखे उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बने। क्या कहता है? सेक्शन 5 प्रोवाइड्स द स्कोप ऑफ द टोटल इनकम इन टर्म्स ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी because incidence of tax on any person depend upon his residential status। वही बात जो पहले पेज पे लिखी हुई थी। अब पता चलेगा कि आपका स्टेटस कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी इनकम को टैक्सेबल करने के। और क्या हम लोग क्लास में पढ़े अभी तक? सर अगर 3 लोगों को कंपेयर करें, ROR, RNOR और NR को, तो सबसे ज्यादा इनकम किसकी होगी? ROR की, उससे कम RNOR की, और सबसे कम NR की। क्या बात हुई थी क्लास में? सबसे कम टैक्स NR देता है क्योंकि उसको इनकम इंडिया में जो उसकी इनकम टैक्सेबल होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू RNOR। और सबसे ज्यादा इनकम किसकी होती है? ROR। एक वर्ड और पढ़ा है हमने ROR के लिए क्लास में, क्या? इसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। ग्लोबल इनकम मतलब इंडिया एज वेल एज इंडिया के बाहर की सभी इनकम पर इसको इंडिया में टैक्स देना होता है। इसीलिए तो हम रेसिडेंट नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम रेसिडेंट से कहीं ROR ना बन जाए। अगर रेसिडेंट भी बन गए तो फिर उसमें क्या कोशिश करते हैं बनने की? RNOR। एक सर रेसिडेंट ही नहीं बनते हैं, बन भी गए तो क्या बनेंगे? RNOR, ताकि इंडिया में कम इनकम हो, कम टैक्स। सर द स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग 3 इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। पहले पेज पहली क्लास में ये पढ़े में कि कोई भी इनकम टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी वो डिपेंड करेगा कि आपका स्टेटस क्या है, वो इनकम का प्लेस ऑफ एक्रूवल और रिसीट ऑफ इनकम वेदर एक्चुअल और डिम्ड। सर वो जो इनकम एक्रू हो रही है आपको और रिसीव हो रही है वो कहां हो रही है, इंडिया में या इंडिया के बाहर? सर इनकम बेसिकली इसका मतलब है इनकम अर्न कहां से कर रहे हो, इंडिया से या इंडिया के बाहर से? रिसीव कहां की हो, इंडिया में या इंडिया के बाहर? एंड लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, किस टाइम पर आपको ये इनकम हुई है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हुई है या नहीं? सर एग्जाम में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का आता है, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का। हम लोग जो स्टेटस निकाल रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए निकालते हैं,
क्यों? क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर की ही इनकम निकालनी। अभी तक जो भी आपने क्लास में सीखा है स्टेटस डिटरमाइन करना, वो हम एक पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर, एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उसी ईयर के लिए हमको इनकम भी निकालनी होती है कि वेदर इनकम टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी, और होगी तो इसकी टोटल इनकम कितनी। ठीक है सर, ज्ञान की बात है ये सब। पहले पेज पर भी आप ये सब पढ़े थे पहली क्लास जब स्टार्ट की थी रेसिडेंशियल स्टेटस। सर यहाँ दे रखा है आरओआर का कॉन्सेप्ट कि आरओआर में किस तरीके से इनकम को टैक्सेबल करेंगे, फिर दे रखा है आरएनओआर में किस तरीके से इनकम को टैक्स करेंगे, फिर लास्ट में दे रखा है कि एनआर में किस तरीके के इनकम को टैक्स करेंगे। तो देखिए इस एनआर में जो इनकम आपको फॉरेन से हुई है, एक ऐसी इनकम जो आपने फॉरेन में अर्न की है, एक्रू की है और वही रिसीव कर ली फॉरेन में ही, तो उसको इंडिया में टैक्स नहीं करना है। एनआर में ऐसा बात लिखा है क्योंकि यहाँ दो ही इनकम टैक्सेबल होगी। कौन कौन सी? कहता है नॉन रेसिडेंट्स की टोटल इनकम जो भी आएगी सेक्शन 5 में, सब सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें दो ही तरह की इनकम होगी। ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई हो, रिसीव्ड और ड्यूड टू बी रिसीव्ड, और या फिर ऐसी इनकम जो इंडिया में एक्रू और अराइज हुई हो। सर इंडिया से इनकम हुई है या इनकम इंडिया में डिम्ड टू बी एक्रू और अराइज है? सर अगर इंडिया से इनकम हुई है या तुमने इंडिया में इनकम रिसीव की है तभी नॉन रेसिडेंट उसमें इनकम पर टैक्सेबल देगा, टैक्स देगा, वरना नहीं देगा। सर इनकम डिम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया वाली बात ही हम लोग कहां पढ़ते हैं? सेक्शन 9 में पढ़ते हैं, 911 से लेकर 918। सर साथ साथ डिस्कशन चलेगा, सेक्शन 5 का भी 9 का भी। अब 3 क्लास, आज अगली क्लास और फिर अगली क्लास। इस 3 क्लास में हम लोग सेक्शन 5 भी कंप्लीट करेंगे, सेक्शन 9 भी कंप्लीट करेंगे, मतलब इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सर एनआर में कौन सी इनकम बच गई? तो एक ऐसी इनकम जो बाहर ही रिसीव हुई हो एंड बाहर से ही आपने उसको अर्न की हो। सर यहां कौन सी इनकम बच गई? कौन सी इनकम बच गई इसमें? इनकम एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर से इनकम हो रही है एंड रिसीव भी बाहर हुई है, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक, इसको हम लोग फॉरेन इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरेन इनकम। और इसको क्या करेंगे? नॉट टैक्सेबल कर देंगे फॉर नॉन रेसिडेंट। सर अगर आपने ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई है उसको टैक्स कर रहे हो एनआर के लिए सेक्शन 5, और ऐसी इनकम जो इंडिया से हुई है उसको भी टैक्स कर रहे हो, तो बचा कौन जिस पर टैक्स ये नहीं देगा? ऐसी इनकम जो बाहर से हो रही है एंड बाहर ही वो रिसीव कर ले, जिसको हम लोग आज की क्लास में क्या बोलेंगे? फॉरेन इनकम, जिस पर नॉन रेसिडेंट को टैक्स नहीं देना है। अब यही फायदा है किसको? नॉन रेसिडेंट को, एज कंपेयर टू आरएनओआर, एज कंपेयर टू आरओआर। यही चीज तो समझना है, यही चीज तो आज की क्लास में समझना है। बहुत सारे एग्जांपल्स चलेंगे अभी आपके पास, आज अगली और अगली टोटल 3 क्लास में। मैंने क्या बोला था? 70 से 80 एग्जांपल्स चलेंगे आपके हेड वाइज, इसी चीज को समझने के लिए कि कब किसी इनकम को टैक्स करना है और कब किसी इनकम को टैक्स नहीं करना। अभी खाली रीड कर रहे हैं आपके लिए। सर आरएनओआर में भी यही, इंडिया से अगर इनकम होगी तो टैक्स कर देंगे और अगर इंडिया में इनकम रिसीव करोगे तो टैक्स कर देंगे। लेकिन फिर इसमें एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, बाहर की इनकम भी टैक्सेबल हो सकती है इंडिया में। कैसे सर? ये वाला एक्सेप्शन है। क्या कहता है? इनकम, कौन सी इनकम? बाहर से होने वाली इनकम। कहता है पहले यहां पे देखो, अंडर सेक्शन 5(1) the computation of total income of RNOR is same as the case of ROR stated above, except from the fact that income accruing or arising to him outside India is not to be included in his total income. पहले क्या बोला? हम फॉरेन इनकम को टैक्सेबल नहीं करेंगे आरएनओआर के लिए, बट फिर बाद में हाउएवर लगा के बोलता है वेयर सच इनकम। कौन सी इनकम के लिए? फॉरेन इनकम के लिए। कौन सी इनकम? फॉरेन इनकम, जो बाहर से एक्रू और बाहर से अराइज होकर तुमने बाहर ही रिसीव कर ली, वो भी इनकम इसके केस में यहां इंडिया में टैक्सेबल हो सकती है। कब? अगर वो बिजनेस से इनकम हो रही है
और वो बिजनेस कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है। कैसी इनकम? सर अगर वो प्रोफेशन की इनकम है और वो प्रोफेशन का सेटअप बेस कहां है? इंडिया में है, तो फिर हम उसको RNOR की टोटल इनकम में काउंट करेंगे। सर ये किसके लिए बोला जा रहा है? फॉरेन इनकम के लिए बोला जा रहा है, जो कि फॉरेन इनकम हम लोग NR को टैक्स नहीं करते हैं। सर NR के केस में कंट्रोल जो वर्ड है, कंट्रोल और सेटअप जो वर्ड है वो रेलिवेंट नहीं है। अभी अभी जो आपने ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा कि अगर बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, फॉरेन इनकम हुई है सर, पैसा बाहर से कमाए, बाहर ही रिसीव कर लिए, लेकिन वो बिजनेस कंट्रोल कहां से हो रहा था? इंडिया से। प्रोफेशन सेटअप कहां था? इंडिया में। तो क्या कहा? हम उसको टैक्स करेंगे, टोटल इनकम में काउंट करेंगे। किसके लिए? RNOR के लिए। किसके लिए? RNOR के लिए। बट दैट इज नॉट द केस विद NR। NR में ऐसी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं हो रही। फॉरेन इनकम को सीधा नॉट टैक्सेबल करते हैं। किसके लिए? NR के। बट RNOR में एक सिचुएशन में टैक्स कर देते हैं, जब वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा हो और प्रोफेशन इंडिया में सेटअप हो, एक जगह टैक्सेबल हो रहा है। कौन? RNOR। इसी चीज को समझना है अभी एग्जांपल की हेल्प से। बट ROR के लिए कोई नियम नहीं है। सर इनकम इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, टैक्स करेंगे। देखो इनकम रिसीव इंडिया में हो रही है, टैक्स कर दो। इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड। इनकम इंडिया से एक्रू ऑयराइज हो रही है और डीम्ड टू बी एक्रू ऑयराइज इंडिया से हो रही है, टैक्स कर दो। इसको क्या बोलते हैं? यहां से यहां तक इंडियन इनकम। सर ये इंडियन इनकम है, सबको टैक्स देना होगा इसमें, ROR को भी, RNOR को भी और NR को भी। फिर फायदा क्या हुआ सर RNOR और NR का? सर ROR हो या RNOR हो या NR हो, अगर इंडिया में इनकम है, इंडियन इनकम दो तरीके से हो सकती है, या तो इंडिया से कमा लो या इंडिया में रिसीव कर लो, तीनों को टैक्स देना होगा। ये लाइन तीनों में लिखी हुई है, ROR में भी, RNOR में भी, NR में भी। फर्क कहां है? फॉरेन इनकम। सी देखिए, ये है फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम पे ROR अनकंडीशनल टैक्स देगा। इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया इवन इफ इट इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया। सर तुम उस पैसे को इंडिया लाओ ना लाओ, इंडिया में रिसीव करो ना करो, अगर तुम्हारा कोई पैसा इंडिया के बाहर से तुमने अर्न एक्रू अराइज किया है तो उस पर तुमको टैक्स देना पड़ेगा। कौन हो तुम? ROR। इसीलिए बोलते हैं ROR के लिए हैज टू पे टैक्स ऑन टोटल इनकम एक्रू, डीम्ड टू बी एक्रू, रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन और आउटसाइड इंडिया। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल इनकम पर ROR टैक्स देगा, चाहे इनकम इंडिया से हो या इंडिया के बाहर से हो, रिसीव इंडिया में करे या ना करे। इसी चीज को RNOR के लिए क्या बोला गया? नहीं, फॉरेन इनकम को तभी टैक्स करेंगे जब वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा हो या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप हो। और NR के लिए तो बोला टैक्स ही नहीं करेंगे फॉरेन इनकम को। यही फर्क है। अब इसी चीज को एग्जांपल से समझना है। ये जो थ्योरी पढ़ रहे हैं इससे हो सकता है तुम्हारे समझ में कुछ खास ना आए। सर ये इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड क्या होता है? हम आगे पढ़ लेंगे, डोंट वरी। सेक्शन 7 करके एक डेफिनेशन आएगा हमारे पास, जहां पर हम बात करेंगे इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड किसको बोलते हैं। और इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया को क्या बोला मैंने? कहां पढ़ेंगे? सेक्शन 911 से लेकर 918, टोटल 8 पॉइंट है उसको समझने के लिए। सर पहले पेज पर जो भी बातें यहां लिखी हुई हैं कुछ खास नहीं, इसको अगले पेज पर टेबल के थ्रू समराइज करेंगे। वीडियो रोक के लिख लीजिए। डन। वीडियो रोक के लिखा, डन। वीडियो रोक के लिखा, डन। सर ये एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है। अब हमने क्या बात की? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। सर ये टेबल जो है वो एग्जाम नाइट के लिए, एग्जाम नाइट, रिवीजन नोट्स, शॉर्ट नोट्स, क्लास में ही याद हो जाए, आगे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी अभी क्या पढ़े पीछे कि अगर इंडिया में इनकम एक्रू और अराइज होगा या डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज होगा तो तीनों में टैक्स होगा। तो ये देखिए बी नंबर पॉइंट, बी नंबर पॉइंट, इनकम एक्रू और अराइज और डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज कहां हो रहा है? इंडिया में।
अब तुम उसको इंडिया में रिसीव करो या ना करो, वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और नॉट। सर इंडिया से इनकम हो रही है ना, मेरा घर इंडिया में है जिसको मैंने किराए पर दे रखा है, ठीक। किराएदार को मैंने बोला यूएस के अकाउंट में पैसा दे दो, कहीं भी दो पैसा। इंडिया में मेरा एक घर है, मेरा 2 जगह अकाउंट है, इंडिया में भी और यूएस में भी। और घर किराए पर मैंने किसको दिया, यूएस सिटीजन को। और मैंने उसको क्या बोला, किराया मेरे तुम अपने यूएस के अकाउंट में देना, टैक्स से बच जाओगे। कोई नहीं बचेगा सर, तीनों कॉलम में टैक्सेबल है। और कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम आरओआर, दूसरा कॉलम आरएनओआर, तीसरा कॉलम एनआर। तो सर इसको इंडियन इनकम बोलेंगे? हाँ सर इंडियन इनकम बोलेंगे। कैसी इनकम, जो इनकम इंडिया से हो रही है। इंडिया से एक्रू ऑराइज का मतलब, जैसे मैं कोचिंग क्लास इंडिया में चलाता हूं तो ये इनकम इंडिया से एक्रू ऑराइज हो रही है। इंडिया में प्रॉपर्टी है जिसको मैंने रेंट पर दिया हुआ है। इंडिया में कोई जमीन थी जिसको बेच के कैपिटल गेन हुआ। इंडिया के बैंक में एफडी करवा के इंटरेस्ट की इनकम अर्न किया। इंडियन कंपनी के शेयर्स रखा है, उससे डिविडेंड इनकम आ रही है, कैपिटल गेन की इनकम आ रही है। वो सब ये बी में जाएगा, सब बी में जाएगा। इनकम एक्रू ऑराइज और इनकम डीम्ड टू बी एक्रू ऑराइज इन इंडिया, सब बी में जाएगा। और तीनों में टैक्स होगा। बोला सर बाहर की इनकम है, इनकम बाहर से हो रही है, घर है बट बाहर है जिसको मैंने किराए पर दे रखा है। किराया रिसीव कहां करते हो, इंडिया में, ई में फंस जाओगे। इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर, चाहे वो इनकम इंडिया से हुई हो या ना हुई। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं अगर दुबई में एक फ्लैट किराए पर दूं, समझो बात को, दुबई में एक फ्लैट मैंने किराए पर दिया, किराएदार से रेंट मैंने कहा लिया, इंडिया के अकाउंट में, तो सर तीनों में टैक्स देना पड़ेगा। हाँ टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। रिसीट में फर्स्ट रिसीट इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट रिसीट इज इंपॉर्टेंट। पहली बार पैसा कहां मिला, सर एक होता है ना पैसा एक अकाउंट में मिला फिर उस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए, तो सब्सिक्वेंट रेमिटेंस ट्रांसफर इज नॉट रेलिवेंट। अगर कोई पैसा तुम कमाए हो तो पहली बार वो कहां रिसीव हुआ, सर सिंगापुर में घर था जिसको किराए पर देके किराएदार को सिंगापुर के अकाउंट में बोला पैसे जमा करने, तो वो ए और बी में नहीं जाएगा, वो सीधा सी में जाएगा। अच्छा सिंगापुर के अकाउंट से बाद में मैंने इंडिया के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर लिया, तो भी सी में जाएगा। ए फर्स्ट रिसीट, पहली बार पैसा तुमको कहां मिला। तो सर बाहर नौकरी करते हो लेकिन सैलरी इंडिया में रिसीव हो रही है, तो तुम ए में जाके तीनों कॉलम में टैक्सेबल होगा। सर क्या एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे कि यहां से पैसा कमा रहे हो रिसीव यहां हो रहा है, यहां से पैसा कमा रहे हो रिसीव वहां हो रहा है, इसी तरीके का क्वेश्चन आएंगे? हाँ जी इसी तरीके के क्वेश्चन है। सर कहता है इंडिया में तुम पैसा एक्रू इंडिया से कमाओ ना कमाओ, अगर इंडिया में रिसीव कर लोगे तो तीनों में टैक्स देना पड़ेगा। बोलता है रिसीव भले बाहर कर लो, अगर इनकम इंडिया से कमाओगे चाहे रिसीव इंडिया में करो या ना करो, तुमको तीनों में टैक्सेबल देना पड़ेगा। यानी अभी तक तो इक्वल आंसर आ रहे हैं सर। हाँ इन सबको इंडियन इनकम बोलते हैं, इंडियन इनकम। और इन सब पे तीनों ही लोग टैक्स देंगे, यहां से यहां तक सबका इक्वल आंसर आता है। क्या रहा आंसर, इक्वल आंसर आता है। सर एक छोटा सा यहां पर देखते हैं, क्या सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इनकम टैक्सेबल करेंगे या नॉट टैक्सेबल करेंगे, डिपेंड करेगा सिचुएशन किसका, इंडिविजुअल का, पर्टिकुलर्स। 3 कॉलम आरओआर, आरएनओआर, एनआर। ठीक, अभी देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इनकम ऑफ ₹4 लाख फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा। सर ये तो फॉरेन इनकम है। हाँ अभी तक ये फॉरेन इनकम, अभी तक ये फॉरेन इनकम है। इनकम ऑफ ₹4 लाख फ्रॉम अ बिजनेस इन कनाडा, तुम कनाडा में एक बिजनेस कर रहे हो, बाकी आना जाना इंडिया से लगा रहता है, इसीलिए तुम शायद आरओआर हो। थोड़ा कम आते हो इंडिया में, शायद इसीलिए आरएनओआर हो। आरएनओआर कैसे सर, वो पिछले 7 साल का टोटल तुम्हारा 730 से कम है आरएनओआर, 29 दिन और उससे कम 729 डेज और लेस अगर इंडिया में रहोगे पिछले 7 साल में तो आरएनओआर।
और आते ही नहीं हो, बहुत कम आते हो, तो लास्ट स्टेटस है ना। बट अभी जो तुम्हारे सामने मैंने इनकम का एग्जांपल दिया वो कौन सी इनकम है? इनकम ऑफ ₹4 लाख फ्रॉम अ बिजनेस इन कनाडा, ये एक फॉरेन इनकम है। बट अभी देखो यहां पे ब्रैकेट 100% रिसीव्ड इन इंडिया। ओ, कनाडा में बिजनेस है, हाँ, कितना कमा रहे हो? 4 लाख। रिसीव कहां कर रहे हो इन सब पैसे को? सर वो बिजनेस तो भले कनाडा में है, अकाउंट इंडिया में है, उसी के थ्रू लेन देन हो रहा है। सर यही तो गलत की सर, सब में टैक्स देना पड़ेगा। 4 लाख 4 लाख 4 लाख, क्योंकि अब ये इंडियन इनकम बन गई। कौन सी इनकम बन गई? इंडियन इनकम। तो बोला सर एग्जांपल चेंज कर देते हैं, इसमें क्या है? अभी लीजिए सर, इनकम ऑफ ₹4 लाख फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा 100% रिसीव्ड इन कनाडा। अब बोलिए सर, अब ये फॉरेन इनकम है, तो फॉरेन इनकम को आरओआर के केस में तो टैक्स करेंगे, लेकिन आरएनओआर के केस में टैक्सेबल नहीं करेंगे। सर आपने बोला था आरएनओआर के केस में ये टैक्स हो सकता है। कब? जब ये बिजनेस जो है ना इंडिया से कंट्रोल हो रहा हो। अभी फिलहाल क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रहा है। कनाडा में बिजनेस है, हाँ जी, पैसा रिसीव वही कर रहा हूं सर। कोई कंट्रोल इंडिया में नहीं है सर, लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो आरएनओआर सेफ है। और एनआर तो टैक्स देगा ही नहीं, एनआर भी टैक्स नहीं देगा। सर दोनों टैक्स नहीं देंगे, एनआर भी नहीं देंगे और आरएनओआर भी नहीं देंगे। पहला, चूंकि पैसा तुमने इंडिया में रिसीव किया था, तीनों लोग टैक्स देंगे, लेकिन दूसरे में बिजनेस भी बाहर है, पैसा भी बाहर रिसीव किए, तो इट इज अ काइंड ऑफ फॉरेन इनकम, जिसपे खाली आरओआर टैक्स देगा, बाकी दोनों नहीं देंगे। बोला सर फिर आरएनओआर की इनकम ज्यादा कैसे होगी? तो लीजिए एग्जांपल दे देते हैं आरएनओआर के लिए। देखिए यहां पे इनकम ऑफ रुपीज, इसी एग्जांपल को मॉडिफाई करते हैं। 4 लाख फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। पैसा कहां रिसीव हुआ है? सर क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब कनाडा में रिसीव हुआ है, लिख भी देता हूं। 100% इनकम रिसीव्ड इन कनाडा, बट बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। याद है लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3? सर लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में जब हम लोग 15 लाख की कैलकुलेशन करते थे, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स आपका 15 लाख से अधिक होना चाहिए, तब आपके ऊपर डिन रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा, तब आपके ऊपर 120 डेज वाला कंडीशन लगेगा। और उसमें इस इनकम को लेते थे कि अगर कोई बिजनेस इंडिया के बाहर है बट कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो उस पैसे को 15 लाख में लो। सर इस 4 लाख को 15 लाख में लेंगे, पहले पढ़ चुके क्लास में। अभी बताओ सर कौन से कॉलम में लेंगे, कौन से कॉलम में नहीं लेंगे? 15 लाख की तो बात ही नहीं हो रही, स्टेटस तो क्लियर है। पहला कॉलम आरओआर, दूसरा कॉलम आरएनओआर, तीसरा कॉलम है ना। तो सर आंख बंद करके आरओआर तो टैक्स देगा ही देगा, आरओआर तो देगा ही देगा। और सर ये पैसा बाहर रिसीव हुआ है, बाहर का बिजनेस है, एनआर नहीं देगा। क्यों? अभी भी लिखा था एनआर में कंट्रोल नहीं देखते। देखो इधर, देखो इधर, यहां लिखा है, देखो एनआर में लिखा है, बुक में लिख चुके हो आप, एनआर के केस में कंट्रोल और सेटअप नॉट रेलेवेंट। सर एनआर इस इनकम पर टैक्स नहीं देगा। अगर कोई बिजनेस बाहर है, पैसा भी बाहर रिसीव कर रहे हो, सिर्फ कंट्रोल इंडिया में उसका, तो कंट्रोल के कारण कौन फंसेगा? आरएनओआर फंसेगा। इंपॉर्टेंट, ये क्यों फंस गया सर? कंट्रोल इंडिया में है इस बिजनेस का, आरएनओआर फंस गया। कैसे सर? देखो यहां क्या लिखा हुआ है, ये देखो इंपॉर्टेंट, ये देखो इंपॉर्टेंट, फिर से पढ़ लो इसको। आरएनओआर के लिए, आरएनओआर के लिए फिर से पढ़ लो। However, where such income, कौन सी इनकम? Foreign income is derived from a business controlled from our profession set up in India, then it must be included in the total income. अब ये बात एनआर के लिए नहीं लिखी हुई है, तो सर क्या ये फॉरेन इनकम है?
ये वाली इनकम फॉरेन इनकम है, हाँ फॉरेन इनकम है बट इंडिया से कंट्रोल हो रही है, जिसके कारण आरएनओआर टैक्स देगा। एनआर, एनआर में कंट्रोल नॉट रेलिवेंट, एनआर के लिए कंट्रोल नहीं देखते, इंडिया में कंट्रोल होने से एनआर टैक्स नहीं देगा, एनआर दो जगह टैक्स देता है। एनआर के कॉलम के लिए दो सवाल पूछो, क्या ये इंडिया में बिजनेस है? नहीं सर, इंडिया में बिजनेस नहीं है। तो पैसा रिसीव कर रहे हो इंडिया में? नहीं सर, पैसा भी इंडिया में रिसीव नहीं कर रहे। तो फिर एनआर क्यों देगा टैक्स? एनआर दो ही रीजन से टैक्स देगा, अगर ये बिजनेस इंडिया में होता नहीं है, या फिर पैसा इंडिया में रिसीव होता, वो भी नहीं है। सर इनकम फ्रॉम इंडिया एक्रू और एराइज इन इंडिया है सर? नहीं सर, बिजनेस तो कनाडा में है, रिसीव्ड इन इंडिया है सर, रिसीव्ड इन इंडिया है? नहीं सर, रिसीव्ड इन कनाडा है। तो एनआर कोई भी चांस नहीं है अब एनआर को टैक्स देने का। बोला सर आरएनओआर को क्यों पकड़ लिया? बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इसीलिए पकड़े। और आरओआर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल। फॉरेन इनकम आरओआर में टैक्स होगी, ये फॉरेन इनकम का एग्जांपल है। आरएनओआर में कब टैक्स होगी? जब ये बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा हो, इसलिए टैक्स हो गया। और सर फॉरेन इनकम एनआर तो टैक्स देगा ही नहीं। सर ये भी फॉरेन इनकम है, ये भी एक फॉरेन इनकम ही है, सिर्फ इसका इंडिया में कंट्रोल नहीं है, इसीलिए आरएनओआर बच गया। अब देखो तुमको फर्क पता चल रहा है, आरओआर इज नेवर से, आरओआर हमेशा टैक्स दे रहा है, आरएनओआर बच भी सकता है, पकड़ा भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पैसा इंडिया में आ रहा है या नहीं, बिजनेस इंडिया में कंट्रोल हो रहा है या नहीं। और एनआर ठीक है, मोटा मोटी। अभी और एग्जांपल देंगे, अभी तो मैं तुमको ये टेबल की बातें समझा रहा था, अभी मैं तुमको एक टेबल की बातें समझा रहा था। सर इंडिया में रिसीव कर लिए हो, सब में टैक्स दो। सर इंडिया में रिसीव नहीं किए हो तो पहला टैक्स देगा, बाकी नहीं देंगे। कंट्रोल इंडिया में है तो दूसरा भी देगा। अब देखो एक और एग्जांपल लो, इससे तो पूरा ही क्लियर हो जाएगा। चौथा एग्जांपल, इनकम ऑफ रुपीज 3 लाख फ्रॉम बिजनेस इन नेपाल 40% रिसीव्ड इन इंडिया। अब तुम बताओ आंसर कितना होगा? मैं एक और देता हूं, इनकम ऑफ रुपीज 3 लाख फ्रॉम बिजनेस इन नेपाल कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया 40% पैसा रिसीव्ड इन इंडिया। अब शायद तुम जज कर पाओ, शायद तुम जज कर पाओ 3 कॉलम के आंसर्स। लिखो एक, देखो इस पेज पे तो कुछ भी नहीं हमारा बच रहा है ना। डन डन, डन। यहां पर जो शुरू के 2 कॉलम में बात हो रही थी कि अगर इंडिया में इनकम रिसीव करोगे तो टैक्स देना, और या फिर अगर इंडिया से इनकम हो रही है तो टैक्स देना। और आरओआर के लिए तो बाहर की इनकम पर भी टैक्स देंगे, ठीक। आरओआर के लिए तो फॉरेन इनकम पर भी टैक्स देते हैं, आरओआर के लिए तो कुछ देखना ही नहीं है, जो इनकम दे रखी है उस सारे के सारे पैसे को आरओआर के कॉलम में टैक्स कर दो, ऐसा होता है आरओआर के। सर 100% रिसीव्ड इन इंडिया है, इसको कौन सी इनकम बोलेंगे हम लोग? इंडियन इनकम बोलेंगे। और इंडियन इनकम कितनी? 4 लाख, तीनों में टैक्स हो जाएगा। प्लीज फ्रेश पेज पे आ जाइएगा अपने नोट्स के, प्लीज अपने बुक के नोट्स के फ्रेश पेज पे आ जाइएगा। फ्रेश पेज, पेज नंबर का रेफरेंस दे दीजिएगा 4.9 एंड 4.10, 4.9 एंड 4.10 लिखिए।
क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम। एक एसएससी टैक्स पेयर का स्टेटस गिवन है। ये एसएससी है हमारा, कौन? इंडिविजुअल। उसका स्टेटस गिवन है, या तो आरओआर हो सकता है या आरएनओआर या फिर एनआर। अब उसके स्टेटस को ध्यान में रख के इनकम डिसाइड करेंगे कि टैक्सेबल होगा या फिर नॉट टैक्सेबल होगा। उसके लिए हम देखते हैं इंडिया से इनकम हो रही है या नहीं, रिसीव कहां कर रहे हो, कंट्रोल कहां है उसका, ये सब चीजें देख रहे हैं। और क्या? डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। सर पहला नंबर टोटल 100% इंडियन इनकम है, तीनों में टैक्स करो। दूसरा नंबर 100% फॉरेन इनकम है, तो सिर्फ पहला टैक्स देगा, बाकी दोनों नहीं देंगे। तीसरा भी फॉरेन इनकम है, लेकिन आरएनओआर टैक्स दे रहा है। क्यों आरएनओआर क्यों दे रहा है टैक्स? 4 लाख रुपए पे, क्योंकि ये बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। और कंट्रोल हम एनआर के लिए नहीं देखते। एनआर में 2 ही चीज देखते हैं, इंडिया में पैसा रिसीव हो जाए या इनकम इंडिया से हो गई। एनआर के लिए कंट्रोल नहीं देखते, तो एनआर के कॉलम में हम 4 लाख टैक्स नहीं करेंगे। सिर्फ पहले कॉलम में तो करेंगे ही करेंगे आरओआर में, दूसरे कॉलम में भी कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। अब थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया मैंने, ऊपर वाला हिस्सा लिख लिया पॉइंट नंबर 3 तक। पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट है, थोड़ा नीचे जा रहा हूं। सर थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट कर दिया आपके लिए, अब आप दिमाग लगाओ। सर इनकम ऑफ ₹3 लाख फ्रॉम बिजनेस इन नेपाल, बट उसमें से 40% रिसीव इंडिया में किए हैं, तो 60% नेपाल में ही रिसीव किए हैं, यानी 40% इंडियन इनकम है इसमें और 60% फॉरेन इनकम है, ऐसा कह सकते हो। सेम नीचे 3 लाख रुपए बिजनेस इन नेपाल, 40% रिसीव्ड इन इंडिया, 40% इसमें इंडियन इनकम है, 60% फॉरेन इनकम है। लेकिन एक बात और है नीचे कि ये बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। जैसे ही कंट्रोल होता है इंडिया से, आप पूरी इनकम को आरएनओआर के लिए टैक्स कर देते हो, राइट? यही पढ़ा। अब अपना दिमाग लगाओ, अपने रजिस्टर पे तीनों कॉलम में अमाउंट को शिफ्ट करो, कितना कितना अमाउंट करेंगे टैक्स। 3 लाख करेंगे या नील लिखेंगे या 1,20,000 लिखेंगे? पेंसिल से लिख दो अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। प्लीज अगर आपको लगता है कि आप गलत आंसर कहीं नहीं लिख दोगे तो कोई बात नहीं, पेंसिल से लिख दो। 3 कॉलम आपके पास है, आरओआर, आरएनओआर, एनआर के। क्या तो 3 लाख टैक्स करोगे, या 0 लिखोगे नील, और या फिर 1,20,000 लिखोगे। देख लो किसमें क्या लिखो। बहुत इजी है, बहुत इजी। वीडियो रोको, लिखो, एनालाइज करो, आंसर के साथ रेडी रहो अपने आप, तब वीडियो कंटिन्यू करना। ब्रेक देंगे थोड़ी देर में, अभी नहीं। डन। आंसर के साथ आप रेडी हैं? सर क्लैरिटी मिल रही होगी कब हम किसी इनकम को इंडियन इनकम बोलते हैं, कब किसी हम इनकम को फॉरेन इनकम बोलते हैं, राइट? अब देखो इसमें क्या हुआ है, आपका नेपाल में बिजनेस है, 3 लाख की इनकम है, कंट्रोल नहीं दिया हुआ है बिजनेस। ये कंट्रोल कहां से हो रहा है? तो सर नेपाल से ही हो रहा है। अगर नहीं दे रखा है तो बिजनेस कहां है? नेपाल में, तो कंट्रोल भी वही है। चलो, बट 40% इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं इंडियन इनकम कितनी है, तो इस क्वेश्चन में इंडियन इनकम है आपकी कितनी? 40%, 1,20। और फॉरेन इनकम कितनी है? 60%, जो यहां रिसीव नहीं हुई, यानी 180। अब पहला कॉलम आरओआर का है, तो इंडियन इनकम हो या फॉरेन इनकम हो, टैक्सेबल पूरा होगा। तो 3 लाख रुपए पूरी की पूरी इनकम टैक्सेबल होगी। बाकी दोनों में, सर आरएनओआर में क्या बिजनेस इंडिया में है? नहीं, नेपाल में है। कंट्रोल इंडिया में है? नहीं। रिसीव? हाँ सर रिसीव है 1,20,000। लास्ट वाले में भी रिसीव 1,20,000। अगर ये बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता
तो फिर 3 लाख टैक्सेबल हो जाता किसमें? RNOR में। अगला वाला देखिए, 3 लाख रुपए बिजनेस इन नेपाल। तो सर ROR के लिए तो कुछ नहीं देखना है, पैसा इंडिया में रिसीव हुआ या नहीं हुआ। बट ये बिजनेस जो अब एग्जांपल है उसमें कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से। सर पैसा इंडिया में रिसीव हुआ है, लेकिन कंट्रोल के बेसिस पर पूरा 3 लाख टैक्सेबल करेंगे, तो हम रिसीव के बेसिस पर 1/20 क्यों टैक्स करें? कंट्रोल के बेसिस पर फुल अमाउंट टैक्स होता है। लास्ट वाले कॉलम में पैसा जितना रिसीव हुआ है, कितना? 1,20,000। तो यही फर्क है सर। यहां पर 1/20 आंसर था, नीचे वाले में 3 लाख। क्यों? क्योंकि इंडिया में कंट्रोल आ गया बिजनेस का, इसीलिए RNOR पूरी की पूरी इनकम पर टैक्स देगा, रिसीव पे देता है। सर ऊपर वाले में 1/20 पर क्यों दिया? क्योंकि ये रिसीव हुआ, रिसीव पे टैक्स देता है। बोला सर फिर 1/20 नीचे में भी टैक्स करो। सर जब 3 लाख टैक्स हो गया तो 1/20 तो उसी के अंदर है ना, पूरा का पूरा 3 लाख ही टैक्स कर रहे हैं, तो 1/20 का क्या फर्क पड़ता है? उसको रहने दो, साइड इग्नोर करो उसको। तो इस तरीके से कंपैरिजन करते हुए आपको चलना है। लिख लीजिए, मिला लीजिए। आई होप आपका आंसर सही आया। कुछ नहीं करना है, कंपैरिजन करते रहना है। सर अभी कितने सारे एग्जांपल दे दिया आपको। पहले केस में पूरा का पूरा पैसा इंडिया में रिसीव किए थे, चारों टैक्स, तीनों टैक्सेबल 4 लाख 4 लाख 4 लाख। दूसरे केस में कनाडा में ही बिजनेस था, कनाडा में ही रिसीव किए। तो सर सिर्फ पहला टैक्स होगा फॉरेन इनकम, ग्लोबल इनकम, बाकी दोनों टैक्स नहीं हो रहे। क्यों? ना तो पैसा इंडिया में रिसीव हो रहा, ना इंडिया में कंट्रोल है। बट तीसरे में कंट्रोल इंडिया आ गया, तो RNOR टैक्स हो गया। लास्ट वाला क्यों नहीं टैक्स हुआ तीसरे में? सर पैसा इंडिया में रिसीव ही नहीं हुआ, तो NR को कैसे टैक्स करें? बिजनेस बाहर है। यही लॉजिक आप फॉलो करेंगे इसमें। प्लीज वीडियो रोक के लिख लीजिए इसको। डन, लिख लिया सर। अब मोटा मोटी आपको ये टेबल या फिर पेज नंबर 4.9 वाली बात क्लियर हो गई होगी। अभी हम लोग और एग्जांपल लेंगे, बिजनेस के भी और एग्जांपल लेंगे, प्रोफेशन के भी और एग्जांपल लेंगे। अब ये टेबल भी क्लियर है सर। पहला ये कि अगर इंडिया में इनकम रिसीव करोगे, चाहे वो पैसा इंडिया में अर्न करो या इंडिया के बाहर अर्न करो, हम तीनों में टैक्स करेंगे। कर लिया एग्जांपल। सर बी नंबर पॉइंट, अगर तुम्हारा कोई भी इनकम इंडिया से हो रहा है, किसी भी हेड का, चाहे हाउस प्रॉपर्टी हो, सैलरी हो, कैपिटल गेन हो। अभी हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन के एग्जांपल ज्यादा करेंगे। क्यों? कंट्रोल और सेटअप को समझने के लिए हेड वाइज चलेंगे। ठीक, अभी हम लोग सबसे पहले PGBP में बिजनेस के एग्जांपल करेंगे, फिर प्रोफेशन के एग्जांपल करेंगे, फिर मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी में ले जाऊंगा, फिर मैं आपको कैपिटल गेन में ले जाऊंगा, ऐसे करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और लास्ट में सैलरी। ठीक, रेसिडेंशियल स्टेटस में कोई भी इनकम आपसे पूछी जा सकती है। साथ में यह भी ध्यान रखना है कि तुम 115 BSc में हो या नहीं हो। 115 BSc के भी कॉन्सेप्ट्स आपको अप्लाई करने पड़ सकते हैं। करेंगे, डोंट वरी, वो भी तरीका सिखाऊंगा। क्लास में एग्जांपल है हमारे पास, बहुत सारे एग्जांपल है। सर सी पॉइंट आपका मोटा मोटी अब क्लियर है क्या? कि अगर आपके पास फॉरेन इनकम है, क्या सर इनकम एक्रू और अराइज और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। सर इनकम बाहर से हो रही है, हाँ। रिसीव भी बाहर हो रही है, हाँ। पहला कॉलम ROR पूरा का पूरा टैक्स कर दो, एंड लास्ट कॉलम NR टैक्स नहीं होगा। सर मैंने ये 1 नहीं पढ़ा और ये 2 नहीं पढ़ा, अभी 1 और 2 नहीं पढ़ा। सर ये 1 और 2 सी के अंदर 1 और 2 में क्या लिखा है मैंने अभी नहीं पढ़ा, राइट? लेकिन मैंने आंसर दे दिया। क्या? ये फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो बाहर से अर्न कर रहे हैं आप। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बाहर है, बाहर ही रिसीव हो गई। किसी कंपनी का शेयर्स खरीदे थे, डिविडेंड बाहर ही रिसीव कर लिए, कंपनी भी बाहर की है। बाहर के बैंक में FD करवाए, पैसा इंटरेस्ट का वहीं रिसीव किए। कोई भी हेड का एग्जांपल हो सकता है फॉरेन इनकम में। ठीक, बाहर बिल्डिंग खरीद के बाहर रेंट पर दी, रेंट भी बाहर रिसीव किया। किसी कंपनी का शेयर्स जो बाहर की कंपनी थी खरीद के उसका डिविडेंड बाहर ही रिसीव किया, कल को बेचा तो उसका कैपिटल गेन इनकम भी बाहर रिसीव किया। सर ये फॉरेन इनकम हो गई। और 1 और 2 में क्या लिखा नहीं मालूम, लेकिन ROR में टैक्स करेंगे।
तो देखो यहां पर लिखा हुआ है टैक्सेबल टैक्सेबल, 1 और 2 क्या है मालूम नहीं, आर में टैक्स करेंगे। एंड लास्ट कॉलम में जाके देखो क्या लिखा है, नॉट टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल, यानी फॉरेन इनकम हमेशा नॉट टैक्सेबल होगी किसमें, एनआर में, और हमेशा टैक्सेबल होगी आरओआर में। तो फिर ये 1 और 2 किसके लिए है, 1 और 2 कैटेगरी जो बनी हुई है वो किसके लिए है, RNOR के लिए है, फॉर RNOR, फॉरेन इनकम है। हाँ सर, कहां से, बाहर से इनकम हो रही है, रिसीव भी बाहर कर रहे हो, हाँ सर, बिजनेस से है, प्रोफेशन से है, क्या वो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, प्रोफेशन सेटअप इंडिया में है, जो प्रोफेशन का बेस है वो इंडिया में है। जैसे इंडिया का डॉक्टर, इंडिया के आप डॉक्टर हैं, इंडिया में आपकी क्लिनिक है, इंडिया में आपका डॉक्टरी का लाइसेंस है, और बीच बीच में आप है ना हर महीने 3 दिन के लिए नेपाल में चले जाते हैं पेशेंट को देखने के लिए। यूपी बिहार के बॉर्डर के काफी सारे डॉक्टर्स ऐसा करते हैं, उनका लाइसेंस इंडिया का है, उनकी अच्छी खासा नाम प्रैक्टिस सब इंडिया में चल रहा है, लेकिन महीने में 5 दिन अपनी प्रैक्टिस कहां चला देते हैं, जाके नेबर कंट्री में। ठीक, तो सर अगर आप फॉरेन इनकम है, हाँ सर, बिजनेस से है, देखो बिजनेस से है, कंट्रोल कहां हो रहा है, इंडिया में, प्रोफेशन से है, प्रोफेशन सेटअप कहां है, इंडिया में, तो फिर इसको टैक्सेबल करेंगे किसके लिए, RNOR के लिए। अभी बता चुका हूं, एग्जांपल ऑलरेडी कर चुके हैं आप। एंड बाकी अगर कंट्रोल इंडिया में नहीं है, सेटअप इंडिया में नहीं है, अब बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल और सेटअप फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, और एनी अदर हेड इनकम, और इनकम लाइक तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, तो वहां तो कंट्रोल सेटअप होगा नहीं। तो सर ऐसी इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जा रही है, कैपिटल गेन में जा रही है, अदर सोर्स में जा रही है, सर इन सब को आप नॉट टैक्सेबल करोगे किसके लिए, RNOR के लिए, अगर वो इनकम बाहर से कमा रहे हैं और बाहर ही रिसीव करोगे। तो सर जो अभी मैंने 5 एग्जांपल कराए ना, उसके अकॉर्डिंग तो ये टेबल आपका क्लियर है। अभी और एग्जांपल करेंगे, अभी 20-21 एग्जांपल करेंगे पीजीवीपी हेड के अंदर, रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर, पीजीवीपी हेड के अंदर, बिजनेस प्रोफेशन की 20-21 एग्जांपल्स करेंगे। अभी 5 हुई हैं आपके सामने, क्लास में ही याद हो जाएगा ये सब। सर अब एक लास्ट, पास्ट इनकम, यानी 3-4 साल पुरानी इनकम। सर स्टेटस प्रीवियस ईयर का निकलता है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर आपका क्या है उसका ही स्टेटस निकलता है, उसकी ही टैक्सेबल इनकम निकलती है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 3-4 साल पुरानी कमाई तुम इंडिया लेके आ रहे हो। सर 3-4 साल पुरानी कमाई, पास्ट इनकम जो तुमने पहले कमाई थी, बाहर ही रिसीव किए थे, अब तुम उसको अपने साथ इंडिया लेके आ रहे हो। इंडिया अब लेके आ रहे हो तो किसी में भी टैक्स नहीं देना है। क्यों सर, ये जिस साल की कमाई है उस साल टैक्स देंगे ना। पास्ट इनकम मतलब 3-4 साल पुरानी इनकम, पिछले साल की 2 साल पुरानी इनकम, अरे जिस ईयर की इनकम है उस ईयर में टैक्स देंगे। हम इस ईयर में क्यों देंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम इंडिया पैसा लेके आ रहे हैं, नहीं देंगे। तीनों में नॉट टैक्सेबल है। सर 2 साल पहले अगर तुमने कोई पैसा यूएस में कमाया तो 2 साल पहले ROR का स्टेटस देख के टैक्स दे दिया होगा ना। अब अगर मैं इंडिया शिफ्ट कर रहा हूं और उस पैसे को अपने साथ इंडिया लेके आ रहा हूं तो दोबारा टैक्स दूंगा, किसी भी कॉलम में टैक्सेबल नहीं है पास्ट इनकम। ऐसी इनकम जो तुम 3-4 साल पहले कमाए हो, अब इंडिया लेके आ रहे हो, कहीं भी टैक्स नहीं देना। क्यों सर, जिस ईयर में इनकम कमाए थे उस ईयर में टैक्स दिए होगे। अब तुमको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बोलता है क्या, पास्ट इनकम अनटैक्स्ड, अनटैक्स्ड और टैक्स्ड। सर तुमने पहले टैक्स दिया है या नहीं दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो मैंने टैक्स नहीं भी दिया तो भी किस ईयर में दूंगा, जिस ईयर में उसको कमाया था। ये कौन सा ईयर चल रहा है, करंट ईयर, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में उस पैसे को इंडिया लेके आ रहे हो। इंडिया लाने से टैक्सेबल नहीं होता, किसी पैसे को इंडिया लेके आने से टैक्सेबल नहीं होता। पॉइंट है कि जब तुम उस पैसे को कमाए थे तो किस ईयर में कमाए थे और उस समय रिसीव कहां किए थे। क्या बोला था मैंने ऊपर, सब्सिक्वेंट रेमिटेंस, फर्स्ट रिसीट इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट रिसीट इज इंपॉर्टेंट, सब्सिक्वेंट रेमिटेंस इज नॉट रेलिवेंट। तुम जब पैसा कमाए तो उसको रिसीव कहां किए, इंडिया में, तीनों में टैक्स करो। बाद में इंडिया लाने से कुछ नहीं होगा, लास्ट वाला डी पॉइंट।
इसका भी एग्जांपल कर लेंगे। सबसे जरूरी है वो बिजनेस कनेक्शन एंड प्रोफेशन सेटअप, उसी के एग्जांपल अभी क्लास में चल रहे हैं पीजीवीपी के। हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन के तो एग्जांपल आगे चलेंगे, वो बहुत इजी होगा, डोंट वरी। सर पूरा मसाला इसी टेबल में है, यही चीज आप इस पेज पे पढ़ रहे थे। आपने इस पेज पे क्या पढ़ा? आरओआर के लिए ग्लोबल इनकम को टैक्सेबल कर दो, चाहे वो इनकम इंडिया की हो या फॉरेन की हो। डन। आरएनओआर के लिए क्या पढ़ा? सर फॉरेन इनकम, सच इनकम, फॉरेन इनकम तभी टैक्स होगी, फॉरेन इनकम तभी टैक्सेबल होगी जब वो बिजनेस से हो और बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा हो, और वो प्रोफेशन से हो और प्रोफेसर सेटअप इंडिया में। मतलब अगर फॉरेन इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है, कैपिटल गेन से है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से है, तब तो वो टैक्सेबल ही नहीं होगा आरएनओआर के लिए। वही बात मैंने यहां लिखी है आपको, क्या नॉट टैक्सेबल, किसके लिए? आरएनओआर के लिए। अभी आपको क्या बताया कि सर अगर इनकम लाइक हाउस प्रॉपर्टी हो, कैपिटल गेन हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो, तो उसको आरएनओआर के कॉलम में नॉट टैक्सेबल कर देना, क्योंकि वो फॉरेन इनकम है। कैसे? वो बाहर से कमाए और बाहर ही रिसीव किए। पीजीवीपी में देखा जाता है, पीजीवीपी के लिए देखा जाता है कि वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, प्रोफेशन इंडिया से सेटअप हो रहा है, तो हम आरएनओआर को टैक्स करते हैं, एनआर को टैक्स नहीं करते। कंट्रोल नॉट रेलिवेंट, कंट्रोल नॉट रेलिवेंट फॉर एनआर। यही चीज बार बार क्लास में बता रहा हूं, सब लिखवा दूंगा। यही चीज यहां बताया, देखो क्या बोला, एनआर के लिए कंट्रोल और सेटअप नहीं देखते। एनआर को दो ही केस में टैक्स करेंगे, जब पैसा इंडिया में रिसीव हो या फिर इंडिया से अर्न करो। ठीक, यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई इनकम इंडिया के बाहर से अर्न हुई है एंड बाहर रिसीव हुई है तो फॉरेन इनकम कहलाएगी और उसको टैक्स नहीं करेंगे एनआर के केस में। इवन इफ बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इवन इफ बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अब इससे अच्छा और क्या लिखेंगे? देखिए इस पेज में कुछ लिखना है, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, थोड़ा सा राइट, डन, वीडियो रोक के लिख लिया। इसी चीज को टेबल फॉर्म में यहां समझाया। रिसीव्ड में फर्स्ट रिसीट देखनी है, सब्सिक्वेंट रेमिटेंस नहीं देखना है। इसका एग्जांपल अभी कराऊंगा। अगर इनकम इंडिया से हो रही है या इंडिया में रिसीव हो रही है या इंडिया में डिम्ड टू बी रिसीव हो रही है, डिम्ड टू बी एक्रू राइज हो रही है, तो उन सबको इंडियन इनकम बोलते हैं, तीनों में टैक्सेबल होगा। बाकी फॉरेन इनकम में देखा जाता है तो आरओआर पूरा टैक्स देता है फॉरेन इनकम में, एनआर नहीं देता है, और आरएनओआर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, प्रोफेशन इंडिया में सेटअप हो रहा है कि। पास्ट इनकम कोई भी टैक्स नहीं देगा। पुरानी इनकम, पिछले सालों की इनकम इंडिया लाने से उस पर टैक्स देना नहीं है। आरओआर भी नहीं देगा, नहीं देगा। आरओआर ने उस ईयर में दे दिया होगा जिस ईयर में पैसा कमाए होंगे आप। डन, वीडियो रोक के लिखा, सर यहां देखिए कुछ छूट तो नहीं रहा। पेज नंबर 9 एंड पेज नंबर 10 की रेफरेंस से कुछ एग्जांपल्स चल रहे हैं सेक्शन 5 बेस्ड की इनकम को टैक्स करना है या नहीं करना है। 3 कैटेगरी बनी हुई है, आरओआर, आरएनओआर और एनआर की। इंडिविजुअल एसएससी की बात हो रही है, कुछ इनकम के पर्टिकुलर्स दे रखे हैं। और अभी हम लोग किस में है? पीजीवीपी के सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। धीरे से फिर इसके बाद हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर कैपिटल गेन में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एज वेल एज फिर सैलरी। ऐसे करके धीरे धीरे एक एक करके जाएंगे। डन सर, ये सारे बिजनेस के एग्जांपल थे जो कि आपके साथ डिस्कस हो गए। डन, कुछ नहीं छूट रहा है यहां से। डन डन, यहां एक बार ब्रेक ले लीजिए आप लोग 5-10 मिनट का, फिर ऐसे ही और एग्जांपल करेंगे। प्लीज ध्यान रखिएगा, अभी मेरे एग्जांपल में सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन की बात होगी।
और 3 कॉलम ROR, RNOR और NR के कॉलम की बात हो रही है। प्लीज ब्रेक ले लीजिए यहां 5-10 मिनट का। चलिए सर, अब बच्चों ने ब्रेक ले लिया। सर हम किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को अचीव कर रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सेट बी में मैंने बोला भाई कि होमवर्क में कर लो, जहां जो डाउट्स है वो मेरे से जो पूछना है पूछ लो, 1-2 क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में डील कर दूंगा, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखो आपके सामने, कुछ इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, 11 है या 12 है, इसके अंदर जितनी एंट्रियां रहेंगी समझो उतने मार्क्स मिलेंगे। 7 से 8 एंट्रियां होती हैं जनरली, 7 से 8 मार्क्स तक चला जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो कुछ नहीं करना होता। सर इस पैटर्न के क्वेश्चन सिर्फ इंडिविजुअल को लेके आते हैं, HUF को लेके नहीं आते, और बाकी में तो 2 ही स्टेटस होते हैं, फॉर्म, LLP, कंपनी एटसेट्रा में। वहां क्या करेंगे सर, वो भी मैं अलग से बता दूंगा। आते नहीं है वहां क्वेश्चन, आते इंडिविजुअल्स के हैं। अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, पैटर्न, सिर्फ पैटर्न, अभी हम लोग इस क्वेश्चन में नहीं जा रहे, हम लोग तो कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप कर लेंगे क्लास में और ये सारे एग्जांपल्स बनते चले जाएंगे। बट स्टिल आपको मैं पैटर्न बताऊं एग्जाम में क्वेश्चन का, तो कहता है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कुमार के पास ये सब इनकमें थी। अब टैक्सेबल इनकम निकालो, कंप्यूट द इनकम, मतलब टोटल इनकम निकालो उसी कुमार की, अगर वो क्या है ROR, RNOR, NR, है ना। अब ऐसे नीचे देखो, X के पास फॉलोइंग इनकम है ड्यूरिंग द ईयर, ये कुछ इनकम्स है। अब कहता है उसकी टैक्सेबल इनकम निकालो, कब, जब उसका स्टेटस ROR हो, RNOR हो, NR। सर एक और क्वेश्चन आता है जिसमें पहले थोड़ा डेटा रहेगा, बोलेगा स्टेटस बताओ, और फिर ऐसी इनकम रहेगी, बोलेगा आप टैक्सेबल इनकम बताओ। वहां एक ही कॉलम बनेगा, क्यों, डेटा जब दिया रहेगा और उससे बोलेगा स्टेटस निकालो, तो एक ही तो स्टेटस एक बार में आएगा। तो वैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन होंगे, वैसे क्वेश्चन की भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सेट ए में वैसे क्वेश्चंस हैं, अपने पास 2 सेट हैं, सेट ए सेट बी, आपके सामने देख लो। इसी तरीके का क्वेश्चन तो क्लास में कर रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस इन बैंगलोर। अब बैंगलोर इंडिया में है, तो ये 5,000 की इनकम तीनों कॉलम में टैक्स कर देंगे। ये वाला देखो, डन। अब ये देखो, ये वाला प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस नेपाल में कैरी डाउन हो रहा है बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। क्या करेंगे सर इसको, सोचो, खुद सोचो आप। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस कैरिड ऑन एट नेपाल बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, खुद सोचो आप इसका आंसर क्या होना चाहिए। पहला कॉलम ROR, पूरे 20,000 को टैक्स करेंगे। दूसरा कॉलम RNOR, सर कंट्रोल्ड इंडिया से है, टैक्स कर देंगे पूरा 20,000। एंड लास्ट कॉलम NR, सर ये ना तो बिजनेस इंडिया में है, न ही पैसा इंडिया में रिसीव हो रहा है, तो लास्ट कॉलम NR, आंसर नील होगा सर। अब देखो, हमने, हमारा इसका भी आंसर आ गया, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव्ड इन चाइना। सर इंडिया में प्रोफेशन है ना, तीनों कॉलम में टैक्स करेंगे। अब सोचो, सिर्फ 5 एग्जाम्पल अभी तक किए हैं, उसमें हमारा B भी बन गया, हमारा D भी बन गया, हमारा F भी बन गया, 6 में से 3 हमारे बन गए। अब ऐसे ही हम लोग आगे हाउस प्रॉपर्टी डील करेंगे तो ये बन जाएगा, सैलरी डील करेंगे तो ये बन जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एग्रीकल्चर को डिस्कस करेंगे तो ये बन जाएगा। आगे देखो, देखो ये वाला 12th में क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम अ बिजनेस इन पेरिस, ठीक है सर, बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, और आधा पैसा इंडिया में रिसीव किए हो 20,000 रुपए। तो सर पहला कॉलम ROR 20,000 पूरा टैक्सेबल, डन। कंट्रोल इन इंडिया, तो दूसरा कॉलम 20,000 पूरा टैक्सेबल, एंड तीसरा कॉलम नॉन रेसिडेंट आधा टैक्सेबल करेंगे क्योंकि आधा पैसा इंडिया में रिसीव हुआ है, बस। अब ये देखो, पास्ट इनकम मैंने बोला था ना टैक्स कहीं नहीं करेंगे, ये देखो पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम जो इंडिया लेके आए हो, सर अनटैक्स्ड हो या टैक्स्ड हो, आपको इस 10,000 को किसी भी कॉलम में टैक्स नहीं करना है। यही तुमको यहां बोला मैंने, देखो यहां पे पास्ट इनकम टैक्स्ड हो या अनटैक्स्ड, किसी भी कॉलम में आपको टैक्स इसको नहीं करना, लॉजिक भी बताया। तो सर भरोसा रखिए, मैं तो यही कहूंगा आपको, भरोसा रखिए। सर जो भी पैटर्न से हम लोग अभी क्लास में सीख रहे हैं उससे हमारे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। मैं अभी तुम्हें
क्या बोला, 20 से 21 एग्जांपल्स कराऊंगा बिजनेस एंड प्रोफेशन के, उसके बाद जाऊंगा हाउस प्रॉपर्टी में, उसके बाद ऐसे ही जाऊंगा कैपिटल गेन में। ऐसे करते करते हम लोग अभी आज और अगली क्लास में 70 से 80 एग्जांपल्स कंप्लीट करेंगे और अपने आप ये सारे क्वेश्चंस आपके बनते जाएंगे। 12, 13, 14, कमी नहीं है क्वेश्चन की, 15, 16, ठीक। सेट बी के अभी ऐसे ही क्वेश्चन सेट में और है, तो अपने पास कमी नहीं है क्वेश्चन की भी और क्लास में प्रैक्टिस चली रही है। सीधा क्वेश्चन में ले जाऊं ये भी नहीं करता मैं, सर सीधा क्वेश्चन में चलते हैं ना, ये भी नहीं करता। क्लास में कॉन्सेप्ट के साथ एग्जांपल चल ही रहे हैं आपको। सर ये लीजिए, अब एक इंपॉर्टेंट, सर अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 तक आप नोट कर चुके हैं। कहता है इनकम ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अब ये क्या बोला है सर, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। तो जब ऐसा रहेगा तो हमें इसके लिए कहा जाना पड़ेगा, सेक्शन 911 में कहता है अगर आपका बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया से कोई इनकम है तो उसको क्या कहेंगे, इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और एराइज इन इंडिया। सर वो जो 15 लाख की काउंटिंग करते हैं उसमें इसको काउंट करेंगे, हाँ काउंट करेंगे। जो 15 लाख की काउंटिंग करते हैं डिम्ड रेसिडेंट के लिए और या फिर 120 दिन वाले कॉन्सेप्ट के लिए कि अगर आपकी इनकम 15 लाख से इंडिया में ज्यादा है तो आपको हम 120 दिन में रेसिडेंट बनाएंगे। अगर इंडिया विजिट पे आ रहा है कोई इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, 15 लाख से ज्यादा की इनकम होनी चाहिए इंडिया में, उसमें इस इनकम को काउंट करेंगे क्योंकि ये इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और एराइज इन इंडिया है। तुम मान लो फॉरेन सिटीजन हो, फॉरेन में रहते हो, नॉन रेसिडेंट हो, लेकिन तुमको एक 5 लाख की इनकम हो रही है, कहां से, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। नोट्स में थोड़ा आगे जाएंगे, जब आप नोट्स में थोड़ा आगे चलेंगे हम लोग पेज नंबर 12 पे आएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देख लीजिए क्या मिल गया सर, सेक्शन 911 मिल गया। क्या कहता है, इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन। बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया अगर है तो उसको क्या कहेंगे, डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। और जब ऐसा कहेंगे, कह दिए सर आपको इनकम कहां से हो रही है, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया से, तो उस इनकम को क्या कहेंगे, इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। कौन सा सेक्शन, सब सेक्शन सर 911 का रेफरेंस लेंगे। टोटल 8 पॉइंट पढ़ने हैं इसमें हमें, 911 से लेकर 918 तक। चलिए सर उसको भी हमने यहाँ यूज कर लिया। और जब इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और एराइज इन इंडिया हो ही गई है तो फिर क्या करेंगे सर, 5 लाख पहले कॉलम में टैक्स, 5 लाख दूसरे कॉलम में टैक्स, 5 लाख तीसरे कॉलम में टैक्स। डन, सही है। तो सर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट साथ में लेके चलने होंगे। अब इनकम की बात हो रही है तो हमें 115 बीएससी भी लेके चलना होगा साथ में। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन में इनकम की जगह लॉस आ जाए, इनकम की जगह क्या आ सकता है, लॉस आ सकता है, वो भी देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। सर एक अगला एग्जांपल देखिए, कहता है इनकम ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम अ बिजनेस इन इंडिया। अब इंडिया हो, इंडिया के किसी सिटी का नाम हो, लाइक कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, तो आगे मत पढ़ो कि वो रिसीव पैसा कहां हो रहा है, वो कंट्रोल कहां से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बिजनेस इंडिया में है तो ये इंडिया की इनकम हो गई, इनकम एक्रू और एराइज इन इंडिया, तीनों में टैक्सेबल होगी क्योंकि बिजनेस आप इंडिया में रन कर रहे हैं। आप उसका पैसा इंडिया में रिसीव करो ना करो, वो बिजनेस देखो, अगला एग्जांपल, कंट्रोल कहां से हो रहा है, यूएस से, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर बिजनेस कहां है, इंडिया में है, तो आपको कंट्रोल, रिसीव, ये सब कुछ भी नहीं देखना है। तीनों कॉलम में 1-1 लाख रुपए टैक्सेबल करते चलना है। सर जब इंडिया से ही इनकम है, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया या इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, तो फिर आगे कुछ नहीं देखना कि वो रिसीव कहां हो रहा है, उसका कंट्रोल कहां है।
जब आपका बिजनेस बाहर होगा, जब इनकम बाहर से हो रही होगी, तब आपको देखना है वो पैसा इंडिया में रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है क्या, तब देखना है। जब इंडिया में ही चीजें चल रही है तो नहीं। और एक सेक्शन 9 जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इनकम डीम्ड टू बी एक्रोडाइज इन इंडिया, उसका भी एग्जांपल करा दिया। कंट्रोल वर्ड नहीं है यहाँ पे, कनेक्शन वर्ड है। सर बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, तो ऐसे हम लोग इसके कारण कहा जाएंगे 911 में जाएंगे। वहां क्या पता चला कि सर ये इनकम डीम्ड टू बी एक्रोडाइज इन इंडिया है। हाँ, तीनों में टैक्स करो, ये तो इंडियन इनकम हो गई। लिखिए इसको अच्छे से। डन, वीडियो रोक के लिखा। सर कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सर 9 नंबर क्वेश्चन, कुछ नहीं लिखा है, खाली लिख रहा है कि आपको 2 लाख रुपए की इनकम हुई है फ्रॉम बिजनेस इन रसिया। सर रिसीव नहीं दे रखा, तो रसिया में रिसीव हुआ। कंट्रोल नहीं दे रखा, तो कहां से कंट्रोल हो रहा है, रसिया से। सर इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रसिया, कंट्रोल भी वही है और रिसीव भी वही है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो। अगर रिसीव इंडिया में होता तो लिखेगा, अगर कंट्रोल इंडिया में होगा तो लिखेगा। जब नहीं लिखा है तो ये प्योर फॉर्म है फॉरेन इनकम का, पहले में तो टैक्स कर दो, बाकी में कुछ भी टैक्स नहीं होगा। अमाउंट के कॉलम में नील और नील, क्यों सर इंडिया में कंट्रोल नहीं, इंडिया में रिसीव नहीं, तो कैसे टैक्स कर। ठीक, तो अब ये 9 क्वेश्चंस हो गए बिजनेस को लेके कि इंडिया में बिजनेस है तो क्या होगा, अगर बाहर बिजनेस है तो क्या होगा, इंडिया में कंट्रोल है तो क्या होगा, पैसा इंडिया में रिसीव हो रहा है तो क्या होगा, सर कंट्रोल भी है रिसीव भी है तो क्या होगा। परसेंटेज वाइज जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा सारी वैरायटी कर ली, एग्जाम में से ज्यादा वैरायटी नहीं है। ठीक सर, ये सब तो आप लिख चुके थे 6, 7, 8, 9। रसिया से बिजनेस इनकम, रिसीव नहीं मालूम, कंट्रोल नहीं मालूम, तो बाकी दोनों को टैक्स मत करो, आरओआर को फॉरेन इनकम भी टैक्स करते हैं। अगला जो एग्रीकल्चर इनकम आप मेरे से क्लास में पढ़े, उसके कॉन्सेप्ट को मिक्स कर रहा हूं। आपने क्लास में क्या पढ़ लिया, एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है उसका डेफिनेशन, और अगर वो इंडिया से हो तो एग्जम्प्ट। वहां क्या पढ़े कि एग्रीकल्चरल इनकम में नर्सरी बिजनेस की इनकम भी आती है, पढ़े ना। देखो, इनकम ऑफ ₹3 लाख फ्रॉम नर्सरी बिजनेस इन इंडिया। अब तुम बोलोगे सर ये तीनों में टैक्सेबल, और मैं कहूंगा तीनों में नील, नील और नील। क्यों सर, रीजन इट इज एन एग्रीकल्चरल इनकम एंड एग्जम्प्ट। एक कॉन्सेप्ट जो पीछे पढ़े उसको मैंने यूज कर लिया। इंटरेस्टिंग है ये। सर क्या किया मैंने, जो एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है उसको रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 5 के कॉन्सेप्ट से मिक्स कर दिया। और भी एग्जांपल है सर, हाँ यही नर्सरी बिजनेस अगर श्रीलंका में हो तो अब एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। सर आपने पढ़ाया था कि खेती इंडिया में हो, टी रबड़ कॉफी वाली एक्टिविटी भी इंडिया में हो, तभी एग्रीकल्चरल कंपोनेंट को एग्जम्प्ट करते हैं। सर इस बार नर्सरी बिजनेस श्रीलंका में ले गए, एग्जम्प्ट तो नहीं होगा। आहा, कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो सर पहले वाले को टैक्स करो, दूसरे वाले को भी टैक्स करो, लास्ट वाले को छोड़ दो सर। क्यों, क्योंकि बिजनेस श्रीलंका में है, पैसा इंडिया में रिसीव कर नहीं रहे, तो लास्ट वाले को टैक्स नहीं कर पाओगे। और मिक्स करें एग्रीकल्चर, लो जी और मिक्स कर देते हैं। सर टी ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कहां हो रही है, इंडिया में। तो सर इंडिया में हो रही है, तो हमने क्या पढ़ा है, 40% टैक्सेबल पीजीबीपी और 60% एग्जम्प्ट एग्रीकल्चर। तो 40% टैक्सेबल पीजीबीपी, और हम पीजीबीपी तो पढ़ रहे हैं। टी ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अगर आप करोगे तो आपने रूल 8 याद है, एग्रीकल्चरल इनकम की क्लास पढ़ चुके हैं। सर रूल 8 एग्रीकल्चर इनकम की क्लास आप क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या कहता है, टी ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग में 40-60 का रेशियो लगा दो, छोटा वाला टैक्सेबल पीजीबीपी इनकम बोल के, और बड़ा वाला परसेंटेज एग्रीकल्चर एग्जाम्प्ट। तो सर तीनों कॉलम में 40,000, 40,000, 40,000 टैक्सेबल कर दो। ठीक, लेकिन अगर यही टी ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग का आपका एक्टिविटी कहां हो रहा हो, श्रीलंका में, तो अब आपको 60% और 40% वाली कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी। यहां हम एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्प्ट नहीं करेंगे, तो पूरा का पूरा इनकम टैक्सेबल होगा बिजनेस बोल के। किसको, पहले को टैक्सेबल हो जाएगा, यस।
सर कंट्रोल नहीं है इंडिया में, लेकिन 50% इंडिया में रिसीव किए हो, तो सर 50% इंडिया में रिसीव करने के कारण बाकी दोनों टैक्सेबल हो जाएंगे, मात्र 50% एग्जम्पशन नहीं मिला। यहां तक लिखिए, थोड़ा सा एग्रीकल्चर को मिक्स कर दिया, यहां तक लिखिए। ये लिख चुके थे, है ना? इसको डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। सर अब मैंने बोला था फर्स्ट रिसीट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप पैसा रिसीव करके और बाद में ट्रांसफर करोगे तो उसको हम रिसीव्ड इन इंडिया नहीं मानते हैं। उस पर एक क्वेश्चन क्या कहता है, इनकम तुम 3 लाख कमाए हो बिजनेस इन नेपाल। अब क्या बोलता है, आउट ऑफ दिस 2 लाख इज रेमिटेड टू इंडिया। रेमिटेड टू इंडिया, इंडिया भेजे हो, इसका मतलब फर्स्ट रिसीट इज इन नेपाल। ये ध्यान रखना, रेसिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन में अगर वर्ड रेमिटेड हो तो इसका मतलब है पैसा तुम नेपाल में रिसीव करके और उसके बाद उसमें से तुम इंडिया भेजे हो, जिसका कोई लेना देना अब नहीं है। इसको हम रिसीव्ड इन इंडिया नहीं मानेंगे। तो जब नहीं मानोगे तो 3 लाख पहले में टैक्स करेंगे, बाकी में कुछ भी टैक्स नहीं करेंगे, क्योंकि न तो इस बिजनेस का इंडिया में कंट्रोल है और न ही पैसा तुमने इंडिया में फर्स्ट रिसीट किया। रेमिटेड का मतलब दिस मनी इज फर्स्ट रिसीट इन नेपाल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, गलती मत करना, रिवीजन के लिए जरूर रखना। थोड़ा और आगे चलते हैं। सर बिजनेस नेपाल में है, हाँ सर, उसका पैसा कहां रिसीव किए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का फेमस बैंक, लेकिन नेपाल ब्रांच। बच गए। ये पैसा इंडिया में रिसीव हुआ है, नहीं, इंडिया के बैंक में रिसीव हुआ है, लेकिन कहा, नेपाल में ही ना, तो बच गए। सर पहला वाला R1 ये फॉरेन इनकम है सर। सर ये फॉरेन इनकम है, इंडियन इनकम नहीं बना। बैंक इंडियन है लेकिन नेपाल ब्रांच, यानी बाहर से पैसा कमा के बाहर रिसीव किए हो, इंडिया में रिसीव नहीं हुआ और ना ही इसमें कंट्रोल मुझे इंडिया में दिख रहा है। सर बिजनेस से रिलेटेड जितने एग्जांपल वैरायटी दे सकता था दे दिया। अब हम लोग किस में जा रहे हैं, पीजीबीपी के अंदर ही प्रोफेशन के एग्जांपल में, जहां पर कंट्रोल देखो, जब आप बिजनेस में थे तो क्या देख रहे थे, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अब आप किस में है, प्रोफेशन में है। अब आप किस में है, प्रोफेशन में है, तो वो प्रोफेशन में वर्ड रहेगा सेटअप इन इंडिया और सेटअप फ्रॉम इंडिया, मतलब तुम्हारा प्रैक्टिस इंडिया में चल रहा है। सर मैं इंजीनियर बन के लाइसेंस लेके अपनी ऑफिस इंडिया में खोला हुआ, बट इंजीनियरिंग की कुछ एक्टिविटीज कंसल्टेंसी देने में साउथ अफ्रीका चला गया, तो क्या कहलाएगा, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। डॉक्टर, इंजीनियर, मान लो मैं सीए की प्रैक्टिस इंडिया में करता हूं, लेकिन 1 महीने के लिए ऑडिट करने साउथ अफ्रीका में चला गया, वहां के क्लाइंट के लिए वहीं ऑडिट करके आ गया। ठीक है, तो सर इस तरीके के बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं जिसमें हम प्रोफेशनल एक्टिविटी को बाहर रेंडर करते हैं, लेकिन वो कनेक्टेड इंडिया के हमारी प्रैक्टिस से होती है, इंडियन ऑफिस से कनेक्टेड होती है। तो वही प्रोफेशन इज सेटअप। इंडिया में हमारी प्रैक्टिस चल रही थी, इसीलिए मैं साउथ अफ्रीका ऑडिट करने गया। इंडिया में हमारी प्रैक्टिस चल रही थी, इसीलिए मैं नेपाल गया पेशेंट को देखने के। इंडिया में मैं एक फेमस आर्किटेक्ट था, इसीलिए कुछ दिनों के लिए दुबई में गया इंजीनियरिंग के काम करने के लिए बिल्डर के साथ। पॉसिबल है। तो बिजनेस में अगर कंट्रोल इंडिया से हो तो RNOR टैक्स देगा। प्रोफेशन में सेटअप वर्ड को ढूंढना, इंडिया में है तो RNOR को टैक्स कर देना, अगेन NR को मत करना, एंड ROR को तो हमेशा करना। तो अब ये कुछ एग्जांपल है प्रोफेशन के, ये तुमको खुद आंसर निकालने हैं, मैं नहीं हेल्प करूंगा, मैं हेल्प नहीं करूंगा। इसको पहले लिखो, ये लिख चुके थे, मिला लो। डन डन। सर श्रीलंका में अगर तुम एक्टिविटी करोगे तो कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, नो एग्जम्पशन, है ना, नो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(1). अब
अब 1 लाख में कितना टैक्स करेंगे? तो पूरा 1 लाख करो ROR को और बाकी को 50%, क्योंकि 50% इंडिया में रिसीव किए हो। अगर यही इंडिया में कंट्रोल होता है इसमें तो 1 लाख RNOR में टैक्स कर देते हैं। डन। नेक्स्ट, रेमिटेड वाला भी करवा दिया। डन। और एक नजरों का धोखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का फेमस बैंक, लेकिन नेपाल ब्रांच। तो बच गया कौन? RNOR भी बच गया और NR भी बच गया। और ये तो ग्लोबल इनकम पर टैक्स देता है, ये तो महान आदमी है इंडिया का ROR। डन। वीडियो रोक के लिखा। सर अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको खुद लिखने हैं, खुद बनाने हैं, मैं इसमें कहीं कोई कमेंट नहीं देगा। डन। इनकम ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम प्रोफेशन इन दिल्ली इंडिया, इसमें से 40% तुम रिसीव किए हो यूएस में, प्रोफेशन सेटअप है यूएस में। अब देख लो क्या करना है। अब बनाने के लिए तुम चाहो तो जो 15 एग्जांपल्स रजिस्टर में लिखे हैं, ये सब तुमने अभी पिछले आधे 1 घंटे में वो रिवाइज कर लो। ये जो 15 एग्जांपल्स तुमने अभी रजिस्टर में लिखे हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए पेज नंबर 9 से पेज नंबर 10 से, उसको रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चिटिंग मोड में चले जाओ, मतलब पहले सर ने क्या ट्रीट किया था वैसा ही कुछ रिपीट कर दो। फर्क क्या है? बिजनेस की जगह वर्ड प्रोफेशन ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? हम लोग हेड तो PGBP में ही है, नियम तो सेम चलेगा बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, इनकम ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम अ प्रोफेशन इन दुबई, आउट ऑफ दिस 40,000 is remitted to India, out of this 40,000 is received in India। वेरी इंपॉर्टेंट, रेमिटेड और रिसीव्ड से आंसर चेंज हो जाएगा। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, सर प्रोफेशन साउथ अफ्रीका में है लेकिन उसका सेटअप इंडिया में है, पैसा इंडिया में रिसीव किए हो? नहीं बता रखा क्वेश्चन में। 4 लाख प्रोफेशन इन साउथ अफ्रीका, इंडिया में रिसीव कितना किए? नहीं दे रखा। सेटअप इंडिया में है? नहीं दे रखा। ठीक। सर इनकम ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम अ प्रोफेशन इन श्रीलंका, 70% इज रिसीव्ड इन इंडिया। एक और वैरायटी छूट दिखा देता हूं, उसको लिख लिए यहां तक वीडियो रोक के। नेक्स्ट, छुपना नहीं चाहिए, ये लिख लिए थे। डन। ये लिख लिए थे। डन। डन। ये लिख लिए। एक और वैरायटी छूट रही है, एक और वैरायटी छूट रही है, लिख लो। इनकम ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या, 40% रिसीव्ड इन इंडिया, प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया। अब आपका PGBP का मेरी तरफ से सारा एग्जाम्पल फिनिश। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो इस पैटर्न का होगा, ROR, RNOR, NR वाले पैटर्न का, PGBP से रिलेटेड, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। डन। वीडियो रोक के लिख लिया। अब 5 से 10 मिनट वीडियो को आराम से रोको, जितने एग्जाम्पल्स अभी कराए हैं 1 से लेकर 15 तक सबको रिवाइज करो। ठीक। जो भी यहाँ टेबल पे तुमको बताया रिवाइज करो, जो भी यहाँ स्टेटमेंट सब बताए तुमको रिवाइज करो, और कोशिश करो कि 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यानी ये 7 क्वेश्चन जो आपके हैं एकदम सही सही हो। 3 कॉलम, कौन कौन से कॉलम? ROR, RNOR और NR। टैक्सेबल है तो अमाउंट लिखना, और अगर टैक्सेबल नहीं है तो नील लिखो। प्लीज वीडियो रोको, 5, 10 मिनट, 15 मिनट यहाँ पे सारे आंसर रेडी करो, फिर मैं आपके साथ आंसर डिस्कस करूंगा, मिला लेंगे आपका सही हुआ या गलत हुआ। जिन बच्चों को डर लग रहा है गलती होगी मेरे से, मेरी कॉपी खराब हो जाएगी, आप पेंसिल यूज करो, आप पेंसिल यूज करो। प्लीज वीडियो रोकें 15-20 मिनट के लिए, सही बनना चाहिए सभी बच्चों से।
चलिए सर, आई होप आप आंसर के साथ रेडी हैं। प्लीज मेहनत कीजिए, भागम भाग से नहीं होगा कि सर आप बोलते जाइए, आप लिखाते जाइए, हम लिखते चलते हैं, रिवीजन बाद में कर लेंगे। सर बाद कुछ भी नहीं होता, क्लास के साथ साथ समझिए, क्लास के साथ साथ आप अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड कीजिए। कॉन्सेप्ट तो मैं दे चुका, ये सब एग्जांपल कराने की मुझे जरूरत ही नहीं थी। मैं तो सीधा आपको क्वेश्चन में ले जाता कि देखो इस क्वेश्चन में ये करेंगे, इस क्वेश्चन में ये करेंगे, वहां टेबल में ये पढ़ाया था, वहां बुक में ये लिखा हुआ है, खत्म। आज ही आपका रेसिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा। देखो पेज नंबर 9 और 10 में पढ़ा चुका, सीधा एग्जांपल लाइव जो बुक में क्वेश्चन है वो करवा देता हूं, बस फिनिश। आज ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अगर मैंने जल्दबाजी की तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। ये सीख लोगे तो इंडिपेंडेंट बन जाओगे। फिर किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन कर लो, पास्ट ईयर कोई भी क्वेश्चन कर लो, सर कोई भी ऑथर, कोई भी राइटर, कोई भी टीचर की बुक उठा लो, एक बार ये कॉन्सेप्ट सीख लिए तो सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक। और लाइब्रेरी, हॉस्टल, पीजी, जहां जिसके साथ कंबाइंड ग्रुप स्टडी करनी है करो, तर्क वितर्क कॉन्फिडेंस के साथ तुम डिस्कशन करोगे। रट्टू मल वाली तो बात यहां है ही नहीं, ठीक है। रटने वाली बात यहां ही नहीं, क्लास में कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और उसको क्लास में ही अप्लाई कर रहे हैं एग्जाम्पल के साथ। बुक में तो मैं जा ही नहीं रहा। कहता है इनकम ऑफ, अच्छा आंसर के साथ आप रेडी हैं, कॉपी खराब होने का डर है तो पेंसिल के साथ रेडी है। और कौन सा फांसी लग जाएगी, और कौन सा कल एग्जाम है जिसमें आप फेल कर जाएंगे। गलत हो गया तो ओवरराइट कर लेना, क्या दिक्कत है। सही हो गया तो कॉन्फिडेंस आप ही को आएगा। इनकम ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम अ प्रोफेशन इन दिल्ली। आगे मत पढ़ो, आगे अगर पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सर 40% रिसीव्ड इन यूएस तो 60% इंडिया में, तो 60% ही टैक्स करते हैं ना। सर प्रोफेशन तो सेटअप यूएस में है तो आरएनआर क्यों टैक्स देगा, ऐसे सोचने लग जाओगे तो। सर जब प्रोफेशन ही दिल्ली में है, यानी इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया है, तो हम क्यों जाए रिसीव देखने के लिए और क्यों जाए सेटअप। सर हम ये सेटअप देखते किसके लिए, जब इनकम फॉरेन की हो, यहां तो इंडिया की इनकम है। आप ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत पढ़ो, सब में जाके इसको टैक्सेबल कर दो। और यही सही है। और अभी ऊपर किया भी था ऐसा एग्जांपल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर बिजनेस इंडिया में तो आगे मत पढ़ो। ऐसे ही जब प्रोफेशनल प्रैक्टिस इंडिया में करके तुम अर्न कर रहे हो 2 लाख रुपए, तो आगे मत पढ़ो कि वो ऑफिस सेटअप कहाँ है और वो रिसीव कहाँ है। आगे चलते हैं। सर इनकम ऑफ ₹1 लाख इन फ्रॉम प्रोफेशन इन दुबई यूएई एंड आउट ऑफ दिस 40,000 इज रेमिटेड टू इंडिया। का मतलब रिसीव इंडिया में नहीं हो रहा, रिसीव दुबई में कर चुके हो और उसमें से 40,000 भेज रहे हो। भेजने पे टैक्सेबिलिटी नहीं आती सर। 1 लाख नील और नील। बाकी दिनों में नील क्यों सर, क्योंकि इंडिया में रिसीव नहीं हुआ, इंडिया में प्रोफेशन का सेटअप नहीं है। तो आरओआर क्यों टैक्स देगा सर, फॉरेन इनकम पे आरओआर टैक्स देता है, ग्लोबल इनकम। रिसीव्ड में इंपॉर्टेंट पहले मैं कर चुका हूं, रेमिटेड की जगह रिसीव्ड होते ही क्या करोगे, 1,40,000 और 40। प्लीज इस क्वेश्चन का रिवीजन जरूर करना, दोनों का एक साथ, दोनों का एक साथ। अपने आप आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि रेमिट रहेगा तो क्या करेंगे, रिसीव्ड रहेगा तो क्या करेंगे। रिसीव्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, यहाँ रिसीट का मतलब क्या है, रिसीव्ड का मतलब फर्स्ट रिसीट 40%, 40,000 की इंडिया में हुई है। यही आपने लिखा होगा, नहीं तो गलती ठीक कर लीजिए। सर प्रोफेशन साउथ अफ्रीका में है, सेटअप इंडिया में है, लेकिन रिसीव इंडिया में नहीं हुआ है, फॉरेन इनकम है ये, लेकिन आरएनओआर में टैक्स होगी। क्यों, सेटअप इन इंडिया के कारण। लास्ट वाला कोई टैक्स नहीं देगा क्योंकि वहां कंट्रोल और सेटअप नहीं देखते। क्या तो ये प्रोफेशन इंडिया में हो, नहीं, रिसीव इंडिया में हो, नहीं। सर एनआर 2 ही रीजन से टैक्स हो सकता है, या तो ये इनकम इंडिया से हो, वो भी नहीं है, रिसीव इंडिया में हो, नहीं है। सर इनकम ऑफ ₹4 लाख फ्रॉम प्रोफेशन इन साउथ अफ्रीका, प्रोफेशन का रिसीव वही हो रहा, नहीं दे रखा क्वेश्चन में, सेटअप वही है साउथ अफ्रीका। सर जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा हो तो सब कुछ वही रहेगा जहां बिजनेस है, और इसमें कुछ भी टैक्स इंडिया में नहीं होगा। कहां, एनआर और आरएनओआर में। आरओआर फॉरेन इनकम पे टैक्स देता है। सर 1 लाख रुपए प्रोफेशन इन श्रीलंका,
70% रिसीव्ड इन इंडिया 1,70,070। अच्छा, कभी भी तुम ऐसे लिखना चाहो ना 70,000 और यहां पर 1,00,000, तो ध्यान रखना कभी भी एनआर की इनकम, कभी ध्यान से सुनना, कभी भी एनआर की इनकम आरएनओआर से ज्यादा नहीं। क्लियर? अगर इधर 70 है तो आगे 70 होगा या 60 होगा या नील होगा, ज्यादा नहीं हो सकता। ज्यादा है तो तुम गलत सोच रहे हो। सर क्या तो तीनों में इक्वल हो जाए? सही है। अगर बीच वाला नील है तो लास्ट वाला भी नील होगा। अगर बीच में नील और लास्ट वाले में तुम 30,000 लिख रहे हो, 40,000 लिख रहे हो, तो तुम गलत सोच रहे हो, कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। तुम ध्यान रखना, सबसे कम एनआर की इनकम होती है, उससे थोड़ी ज्यादा आरएनआर की होती है और सबसे ज्यादा आरओआर की होती है। ये हमेशा ध्यान रखना। 40,000 नील के बाद 40 नहीं हो सकता, ऐसे ही 1,70,000 के बाद 1,00,000 नहीं हो सकता। और इधर 70% रिसीव कर रहे हो तो लास्ट वाला इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हारा सेटअप इंडिया में है और रिसीव भी इंडिया में कर रहे हो। तो सबसे पहले इंडिया की इनकम हो या फॉरेन की इनकम हो, तुम इसको तो पूरा टैक्स करोगे। अगले को हम इस बार सेटअप के बेसिस पर 2,00,000 टैक्स करेंगे। सर रिसीव के बेसिस पर 80,000 होता है, तो हम 80,000 क्यों करें जब सेटअप के बेसिस पर पूरा 2,00,000 ही टैक्सेबल हो रहा है। 80,000 तो हम लास्ट कॉलम में टैक्स करेंगे रिसीव के बेसिस पे। बोला सर आपने तो बताया था रिसीव्ड में आरएनओआर को भी टैक्स करते हैं। अरे जब 80 की जगह पूरा 2,00,000 ही टैक्सेबल हो रहा है तो 80 की क्या औकात है? सिंपल। इनकम 2,00,000 की है, प्रोफेशन इन केन्या, 40% रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक 80,000। लेकिन आगे सेटअप इन इंडिया, अब इंडिया में सेटअप के कारण तुम पूरा 2,00,000 टैक्सेबल कर रहे हो, तो 80 की औकात इसके सामने कुछ नहीं है ना, कम है ना। बाकी 80 को तुम एनआर को टैक्स करो रिसीव के बेसिस पर। पीजीबीपी फिनिश। पीजीबीपी चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है। रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर जो पीजीबीपी के कॉन्सेप्ट आ सकते थे वो सारे एग्जांपल मैंने बिजनेस के, प्रोफेशन के, एग्रीकल्चर को मिक्स कर दिया। टीका कराया, एग्जाम में रबड़ कॉफी आ जाए तो आप, अरे टी में 40-60 है, रबर में देख लेना 35-65, कॉफी में 2 बताया है। वो ग्रोन एंड क्योर्ड में 40 से जबका 25-75 है, और रोस्टेड और ग्राउंडेड हो जाए तो 40-60। 7 रूल 7, 7A, 7B, रूल 8 सब पढ़ा दिया मैंने एग्रीकल्चर की आपकी क्लास में। हाँ, यूट्यूब पे वो क्लास नहीं है, यूट्यूब पे सारी क्लासेस मेरी नहीं है। सर पीजीबीपी पोर्शन सबसे हार्ड पोर्शन होता है। इसके अंदर सेक्शन 5 का जब कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, तो जो पीजीबीपी की इनकम में काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कंट्रोल और सेटअप को लेके, तो मैंने वो सारी वैरायटी आपको करा दी। आपको रिवीजन करना है बस, हार्ड नहीं है। कंफ्यूजन होती है सेटअप वर्ड के कारण। ये जो सेटअप वर्ड के कारण जो यहाँ पर इतनी सारी हमने कहानी करी और इतने सारे एग्जाम्पल किए, सर क्यों किए? क्योंकि बिजनेस में कंट्रोल देखना पड़ता है, प्रोफेशन में सेटअप देखना पड़ता है। अब जब इन 21 एग्जाम्पल का तुम रिवीजन कर लोगे, इन 22 एग्जाम्पल्स का, 21-22 जो भी आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, सर कभी भी पीजीबीपी से रिलेटेड क्वेश्चन की दिक्कत नहीं होगी रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तुम इन सब वैरायटी को अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। एक बार चैप्टर कंप्लीट कर लो, एक बार चैप्टर कंप्लीट कर लो, फिर जिन दोस्तों के साथ तुम्हारी ग्रुप स्टडीज होती है, डिस्कशन होता है हॉस्टल, पीजी में, फोन पे, उनके साथ ये 22 केसेस तुम सेक्शन 5 को ध्यान में रख के डिस्कस कर सकते हो। कोई किसी जगह पढ़े, आपका फ्रेंड कहां पढ़ रहा है, सेल्फ पढ़ रहा है, किसी कोचिंग में पढ़ रहा है, किसी फैकल्टी से पढ़ रहा है, इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे पढ़ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। सर सेक्शन 5 की जो प्रोविजंस है उस पर तो किसी का भी कंट्रोल नहीं है। आप भी वही पढ़ रहे हैं, वो भी वही पढ़ रहा है। ये जो टेबल है आप भी यही पढ़ रहे हैं, दूसरा भी कहीं पढ़े इंडिया में वो यही टेबल पढ़ रहा है, वो भी ऐसा ही कुछ। तो सर ये 21 एग्जाम्पल्स आप किसी के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, बट एक बार अपना चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, जो डाउट हो मेरे से पूछ लीजिए। एक बार जब कंट्रोल आ जाए आपको कॉन्सेप्ट पे, तब आप किसी से भी डिस्कशन करके आप उसको थोड़ा समझाइए, थोड़ा वो आपको समझाएगा। एक बार आपने किसी के साथ डिस्कशन कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे आपके, एग्जाम तक कभी नहीं भूलोगे। लड़ाई मत कर लेना डिस्कशन करते, मेरे सर अच्छे, तेरे सर अच्छे, मेरे नोट्स अच्छे, तेरे नोट्स अच्छे, ये वाली लड़ाई अगर करना है तो किसी के साथ भी ग्रुप स्टडी मत करो, डिस्कशन मत करो।
ठीक, अपने ईगो को, टीचर के ईगो को साइड में रखो और प्यार से एक दूसरे को पढ़ाते पढ़ते हुए आगे बढ़ोगे, कहानी आगे जाएगी। मैं अच्छा तू अच्छा वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए जब आप किसी भी फ्रेंड से हॉस्टल, पीजी, लाइब्रेरी, फोन पे जब डिस्कशन करते हैं तो, कि मेरा टेक्स्ट अच्छा, तेरा टेक्स्ट खराब, मैं फेस टू फेस, तू रिकॉर्डेड, ये वाला बहस नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट की लड़ाई लड़ लो जितनी लड़नी है। देखिए सारे आंसर्स मिलाइए, लिखिए अच्छे से। जो गलती हुई है देखिए क्यों गलती हुई, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे, मेरे हिसाब से मैंने सारे सिचुएशन बता दिए, गलती होनी नहीं चाहिए। अगर आपसे गलती हुई है तो आपने अपनी गलती को ठीक भी कर लिया अपनी गलती मान के, फिर भी आपको लगता है आप सही है, तो फिर मेरा पर्सनल नंबर आपके पास है, चैट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता नहीं आप ही का आंसर सही है, मैंने कहीं गलत लिख दिया है, तो वो डिस्कशन अलग कर लीजिए, मेरे से क्या दिक्कत है। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। रेमिटेड और रिसीव्ड, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। सर अब थोड़ा सा हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करेंगे, थोड़ा सा हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आपके पास हाउस प्रॉपर्टीज हैं, उससे रिलेटेड इनकम्स है। आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में है, आपकी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, आपका स्टेटस RNOR, ROR, INR है। प्रॉपर्टी का रेंट आप इंडिया में रिसीव करते हैं, प्रॉपर्टी का रेंट आप इंडिया के बाहर रिसीव करते हैं। रेंट वर्ड हो तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी इनकम वर्ड हो तो क्या करेंगे। वो जो क्लास में आपने सीखा हुआ है कि रेंट पर मंथ पर एनम रहे तो 30% का एक डिडक्शन लेते हैं 24A का, वो लेंगे कि नहीं लेंगे। ठीक, वो सारा डिस्कशन अब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के करें। अब RNOR और NR का सेम आंसर होगा। अब ध्यान रखना, RNOR इक्वल टू NR सेम आंसर होगा। 50 होगा तो दोनों में 50 होगा और नील होगा तो दोनों में नील होगा। क्यों? क्योंकि अब कंट्रोल सेटअप वाली बात रहेगी नहीं। वो PGVP बिजनेस और प्रोफेशन में थी, तब आंसर अलग अलग आ रहे थे। एक का 2 लाख, एक का 80,000, है ना, एक का 3 लाख, एक का नील। क्यों अलग अलग आंसर आ रहे थे RNOR और NR में? क्योंकि हम बिजनेस में कंट्रोल और प्रोफेशन में सेटअप देख रहे थे। यहाँ 2 लाख आया तो यहाँ नील आ गया, क्यों? कंट्रोल के कारण। लेकिन अब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में कंट्रोल और सेटअप वाली बात नहीं होगी। तो अब जितने भी आंसर होंगे आपके 2 कॉलम में सेम आंसर होंगे हमेशा। RNOR और NR के सेम आंसर चलेंगे। ROR क्या तो इक्वल चलेगा या ज्यादा चलेगा। तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर ऐसे ही जैसे 20-22 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी PGVP का किया, तो मैं हाउस प्रॉपर्टी के 8-10 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।